होने में। अच्छा, हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज का मैंने यही बताया कि ऐसी फीमेल के जिसको हर बार जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज की जो डिजीज है इसका सामना करना पड़े, अल्टीमेटली वो उसको डायबिटीज मिलाइटिस की स्टेज पे ले जाती है। और इसी तरह अदर स्पेसिफिक कॉजेज में मैंने बताया कि अगर हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला या एड्रीनल ग्लैंड का हमारे पास ट्यूमर हो जाए, एपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाए, या फिर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो ये सारी कंडीशन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेंगी, पेशेंट को अल्टीमेटली डायबिटीज मिलाइटिस की तरफ ले जाएंगी। और मैंने कहा था डायबिटीज टाइप 1 की जिसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल की, डायबिटीज टाइप 2 की जिसमें हमारे पास जो है इंसुलिन वो रेजिस्टेंट करती है, इंसुलिन जो है मौजूद होती है लेकिन सेल उसको रेजिस्टेंट करते हैं। और आगे ये था कि जो हमारे पास ये दो स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, लाडा एंड मूडी। लाडा इसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। जो हमारे पास ऑटोइम्यून डायबिटीज होती है वो मोस्टली हमारे पास छोटे बच्चों या फिर जो यंगर्स होते हैं उनमें होती है, और बूढ़े लोगों में नहीं होती। लेकिन अगर ये हमें बूढ़े लोगों में मिले तो उस टाइप को हम कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, बिकॉज कि इसमें हमें जो साइन सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज टाइप 1 के मिलते हैं और ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। और मूडी यानी कि मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 2 है वो मेजरली हमें ओल्डर जो हमारे पास लोग होते हैं उनमें मिलती है। लेकिन अगर यही डायबिटीज टाइप 2 जो है हमें छोटों में मिलना शुरू हो जाए, छोटे बच्चों में, यानी है कि जिनको ओबेसिटी वगैरह जो मोस्टली ओबीज होते हैं ना, उनमें हमें ये चीज मिलती है। सो इस डिजीज को हम लोग कहेंगे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग्स। आगे है कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2, ये मैंने इसका डिफरेंस यहाँ पे शो करवाया, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही होंगी। अब जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 है इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, यानी कि इंसुलिन के लेवल पे डिपेंड करेगी। या अगर तो हम लोग इंसुलिन ऐसे पेशेंट को दें ना तो उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इनमें जो है पहले ही ग्लूकोज मौजूद होती है, इधर कम हो, नॉर्मल हो या नॉर्मल से ज्यादा हो। तो ये क्या है कि इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास डायबिटीज टाइप 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मेजरली जो इफेक्ट करती है वो हमारे पास डायबिटीज टाइप 2 होती है, 80 to 90% जो है वो डायबिटीज टाइप 2 है। और जो अर्ली ऑनसेट जो है जो छोटे बच्चों में होती है वो डायबिटीज टाइप 1 है, जो बूढ़े ओल्डर जो लोग होते हैं उनमें जो है वो डायबिटीज टाइप 2 होती है। और इसका ऑनसेट जो है वो अब्रप्ट होता है, बहुत सीवियर हो जाता है, जबकि जो डायबिटीज टाइप 2 है इसका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल होता है। बाकी वही वेट वाली बात आ गई जो शुरू में मैंने इंसुलिन से रिलेट करके बताई थी, कि इसमें जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 है इसमें या तो नॉर्मल होगा या यानी जो पेशेंट्स होते हैं कि जिनको होने के चांसेस है उनका वेट नॉर्मल होगा, और जबकि यहाँ पे मोस्टली जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस होते हैं। अब जो है एचएलए एसोसिएटेड यानी कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन तो डायबिटीज टाइप 1 में होती है, सो एचएलए की एसोसिएशन किसमें हमें मिलेगी, टाइप 1 में, टाइप 2 में नहीं मिलेगी। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री मेजरली जो इफेक्ट करती है वो डायबिटीज टाइप 2 पे है, टाइप 1 में कम होगी। और जेनेटिकली जो काज है वो हमें डायबिटीज टाइप 2 में मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर 6 की अबनॉर्मेलिटी शो होगी किसमें, डायबिटीज टाइप 2 में। और आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि दो बच्चे पैदा हुए और उनमें डायबिटीज होने के चांसेस कौन से होंगे, अगर वो डायबिटीज टाइप 1 है तो उसके चांसेस हमारे पास 50% होंगे, लेकिन अगर डायबिटीज टाइप 2 है तो उसके चांसेस हमारे पास 80% होंगे। आगे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ये है कि इसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है जबकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट है। और एंटीबॉडीज हमें किसमें मिलेंगी, जो है इसमें डायबिटीज टाइप 1 में, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, सो एंटीबॉडीज हमें इसमें मिलेंगी जबकि टाइप 2 में नहीं मिलेंगी। और अगर हम लोग ब्लड में इंसुलिन के लेवल को देखें तो हमारे पास टाइप 1 में या तो डिक्रीज होगा या होगा नहीं, जबकि टाइप 2 में नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। और हमारे पास जो है सेल की चेंजिंग, जब हमारे पास बीटा सेल डिस्ट्रॉय कर हो जाएंगे तो इट्स मीन के इंसुलिन जिन्होंने प्रोड्यूस करना है वो सेल डिप्लीट होगी। इंसुलिन सेल की डिप्लीशन जो है हमें टाइप 1 में मिलेगी, टाइप 2 में कम मिलेगी या फिर इन लेटर लेटर स्टेट में हमें जाके मिलेगी। आगे है अमाइलोइडोसिस, यानी ये कि जो प्रोटीन है उसकी डेपोजिशन हो जाना, वो हमें टाइप 1 में नहीं मिलेगी जबकि हमें टाइप 2 में मिलेगी। आगे जो है वो क्लिनिकल मैनेजमेंट हम लोग टाइप 1 की इजीली कर सकते हैं इंसुलिन देके उसकी डाइट मॉडिफाई करके, जबकि टाइप 2 में हम उसकी डाइट भी मॉडिफाई करेंगे, उसको एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे, हम उसको ओरल ड्रग्स भी देंगे और साथ उसको इंसुलिन भी देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन जो है वो मेजरली टाइप 1 की कीटोएसिडोसिस आती है, जबकि टाइप 2 की जो है वो हाइपर ओस्मोलर कोमा, यानी है कि इसमें डिहाइड्रेशन पेशेंट को बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये है हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस, ये समझ में आ गया सबको।
आवाज आ रही है मेरी? आगे हमारे यस पास मैम क्या हुआ है? यस मैम आगे समझ आवाज भी आए। चलें ठीक है। वो हम लोगों ने अब तक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी। टाइप से पहले हम लोगों ने क्या चीज देखी थी? टाइप से पहले हम लोगों ने वो देखे थे कि ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए हम लोग टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे। सो अब रिस्क फैक्टर कि जिनकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब ये जो एटियोलॉजिकल काजेज उसकी बन सकती हैं, वो क्या हो सकता है? या तो जो पर्सन है वो नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज इनटेक ही उसकी बहुत ज्यादा है, या फिर उसके अंदर जो ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है, या पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ है, या वो स्मोकिंग करता है, टोबैको यूज करता है, ओवरवेट है, ओबीज है। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? टाइप 2 में, कि जो मोस्टली ओबीज लोग होते हैं उनको डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट पर्सन है अब उसकी एक्टिविटी बहुत लो है तो उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि भी हम पीछे टेबल में पढ़ के आए कि टाइप 1 में कम होती है और टाइप 2 में ज्यादा हो जाती है। और एज भी अभी हम लोग देख के आए कि यंगर्स में कौन सी डायबिटीज होगी, ओल्ड एज में कौन सी डायबिटीज होगी। इसी तरह रेस या एथनिसिटी का भी डिफरेंस आता है कि कईयों में ज्यादा होती है, किसी रेस के जो पर्सन है उनमें ज्यादा होगी, और किसी रेस के पर्सन है कि हो सकता है उनमें इसकी जो अमाउंट है वो हमें कम मिले। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर लिपिड का लेवल अब नॉर्मल आ जाए, फैटी एसिड्स का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो उसकी वजह से कीटोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। देन ये भी अब नॉर्मल जब हमें मिले तो पेशेंट को डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और इसी तरह हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसको हर बार प्रेगनेंसी में अगर गेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है तो अल्टीमेटली वो उसको डायबिटीज मिलाइटिस की तरफ ले जाएगा। ये हमारे सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये कि अब ये सारी चीजें डायबिटीज मिलाइटिस अल्टीमेटली कैसे कॉज करेंगी, तो इसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे टाइप 1 की, टाइप 2 की, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। तो ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन असल में हो कैसे जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले डायबिटीज टाइप 1 की है पैथोफिजियोलॉजी। अब टाइप 1 में हमारे पास ये था कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज है क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम है। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो हम लोगों ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म में ये पढ़ा था कि इंसुलिन जाके टारगेट सेल पे इफेक्ट करती है, उनको जो है रिसेप्टर्स को ओपन करती है, ग्लूकोज अंदर जाती है, और फिर इस तरीके से देन जो हमारे सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को यूज करते हैं अपने एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है। तो अब जब वो चीजें नहीं है, तो इंसुलिन जो है वो नहीं है, तो इट्स मीन के ग्लूकोज की अपटेक कम हो जाएगी। ग्लूकोज को अपटेक कौन कौन कर सकते हैं? हमारे मसल सेल्स, फैट या लिवर सेल्स। सो इधर जो है ग्लूकोज की अपटेक कम, तो देन ये इसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। अब जब इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते तो ब्लड के अंदर इसके लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देन वो क्या कर देंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल। अब जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो उसकी वजह से यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब यूरिनेशन कैसे इंक्रीज होगी? पोलीयूरिया पेशेंट को कैसे होगा? जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जहाँ पे ज्यादा होगी देन उसको फॉलो करेगी वाटर। ठीक है। अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है तो इट्स मीन के सेल से जो वाटर है वो निकल के किधर आ जाएगा? हमारे पास ब्लड में। अब जब इतना ज्यादा पानी होगा तो हमारी बॉडी का भी तो मैकेनिज्म है ना, एक्स्ट्रा को उसने जो है वो बाहर निकाल देना है। तो जब हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोस्यूरिया पेशेंट को हो रहा है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट हमें बहुत ज्यादा मिल रही है। अब जब यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज्यादा आएगी तो उसको फॉलो करते हुए पीछे से पानी भी ज्यादा आएगा। अब इसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसको जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो यूरिनेशन उसको इंक्रीज हो जाएगी तो पीछे अब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो इट्स मीन कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारा थर्स्ट जो सेंटर है उसको फिर जो है वो मिलेंगे, सिग्नल्स मिलेंगे, थर्स्ट को इंक्रीज कर देगा। अब जब डिहाइड्रेशन पेशेंट को होती है तो उनमें वीकनेस ज्यादा हो जाती है और हेडेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, अब ये ब्लड वीएन कैसे करेगा हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड वीएन या तो रेटिनोपैथी करवा के करेगा या फिर वहां पे अब नॉर्मल